तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम की। उसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। तो थोड़ा सा पहले तो हम यूरिनरी सिस्टम को देख लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम दिखता किस प्रकार से। यूरिनरी सिस्टम में मेनली आपके किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा आते हैं। हालांकि मेल्स में आपके प्रोस्टेट भी आ जाते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसी के यूरिनरी सिस्टम का फंक्शन क्या होने वाला है, यही हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट। इट रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट होने वाले जो सॉलिड वेस्ट हैं उसको फिकस के माध्यम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो निकाल ही देता है, लेकिन जितने भी आपके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उसको कौन निकालता है? आपका यूरिनरी सिस्टम निकालता है। एलिमिनेट हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट, जो आपके हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आपका यूरिया, क्रिएटिनिन या फिर यूरिक एसिड जो ब्लड में आपके पाए जाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उससे रेड ऑफ पाया जाता है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, जो ब्लड वॉल्यूम है और प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करता है। असलियत में किडनी के द्वारा, यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। उसमें से कुछ हार्मोन्स ऐसे भी हैं जो आपके ब्लड वॉल्यूम को, कितना ब्लड आपका आ रहा है, कितना उसका प्रेशर है, उन सबको रेगुलेट करते हैं। कितना पानी कंट्रोल करते हैं, कितना पानी एक्सक्रीट होगा, साथ ही साथ उसी के माध्यम से वो मेंटेन रखते हैं आपके ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड के बैलेंस को। उसके अलावा बात करें तो इट रेगुलेट प्लाज्मा आयन लेवल। आपके जो क्या बोलते हैं प्लाज्मा होने वाला है उसमें कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है। अगर वो हमारे पास कम है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, क्लोरीड का या फिर जो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो ये ब्लड के पीएच को भी रेगुलेट करते हैं। अगर बात करें ब्लड के पीएच को, तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ के पीएच को रेगुलेट करने के लिए आपके आयन जिम्मेदार हैं, जिसमें से कौन सा आयन? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, अगर आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने वाला है तो आपका ब्लड एसिडिक होने वाला है, और अगर कम होने वाला है तो वो एल्कलाइन होने वाला है। तो अगर मान लीजिए ब्लड एसिडिक हो रहा है ज़्यादा, तो उसमें से हम हाइड्रोजन को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, और अगर ज़्यादा बेसिक हो रहा है, ज़्यादा एल्कलाइन हो रहा है, तो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवा देते हैं। अगर आमतौर पर बात करें तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है दैट इज स्लाइटली बेसिक, 7.4 पीएच होती है। तो इट रिमूव्स हाइड्रोजन आयन एंड कंजर्व बाइकार्बोनेट आयन भी इसमें मदद करते हैं टू कीप द एसिड बेस बैलेंस स्टेबल। जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको स्टेबल बनाए रखता है। चलिए आगे की बात करें तो ये कंजर्व करता है वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को। जो भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं उनको कंजर्व करता है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और मेनली आपके पानी। कैसे कंजर्व करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन। एक बार जल्दी से डायग्राम की तरफ देखते हैं। यूरिनरी सिस्टम में आपका क्या होता है? किडनी आएगा, यूरेटर आएगा, ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा आएगा। हालांकि अगर हम किडनी की बात करें तो जो आपका राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट किडनी के कंपेरिजन में, ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लीवर। जो राइट साइड में आपको यहाँ पे लीवर देखने को मिलेगा जो कि किडनी पे थोड़ा सा दबाव बनाता है, जिससे कि आपकी जो राइट साइड की किडनी होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली लोअर होती है इन द कंपेरिजन ऑफ द राइट साइड। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर बात करें तो ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे पाया जाता है, यानी आपके एब्डोमेन में पीछे की तरफ पोस्टीरियर वॉल पे पाया जाएगा। इसीलिए कभी अगर आपको पीछे से कोई रिब केज के पास आपको मुक्का मारेगा तो आपको किडनी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगी। वो पेन कहीं और का नहीं, किडनी का होता है। असलियत में होता क्या है, किडनी के ऊपर जो कैप्सूल्स होते हैं, जो कवरिंग होती है फाइब्रस टिश्यू की, रीनल कैप्सूल, उसमें पेन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेन रिसेप्टर पाए जाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनका दूसरा नाम, उनका बेहतरीन नाम क्या है, अगर आप बता सके तो। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स आने वाले हैं, कौन से टिश्यू आने वाले हैं, उसकी अगर बात करें तो द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 मेन ऑर्गन। 4 मेन ऑर्गन होने वाले हैं जो कि साथ मिलकर वेस्ट को रिमूव करेंगे और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रखेंगे आपके बॉडी में। अगर हम बात करें सबसे पहले की तो इसमें आपके मेनली 4 होने वाले हैं, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। चलिए फिगर देख लेते हैं पहले। तो ये रहा हमारे पास फिगर। तो हमारे फिगर में क्या है, किडनी हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी यूरेटर हो जाएगी, उसके अलावा आपका ब्लैडर हो जाएगा और फिर आपका यूरेथ्रा हो जाएगा। हालांकि यूरेथ्रा अगर हम बात करें तो मेल में बहुत बड़ा होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द फीमेल। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए किडनी की बात करें, किडनी बीन शेप्ड की होती है जो कि क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट को रिमूव करती है और यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यूरेटर की बात करें तो यूरेटर जो होते हैं मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं जो कि यूरिन को, जो हाल फिलहाल में यूरिन बना रहेगा उसको किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। किस मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से। उसके अलावा अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, सिर्फ आप ब्लैडर नहीं बोल सकते क्योंकि आपके बॉडी में गॉल ब्लैडर भी पाया जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे टेम्पोररी स्टोरेज होता है आपके यूरिन का जब तक उसको एक्सक्रीट आउट ना कर दिया जाए। तो
ये एक हॉलो मस्कुलर सैक है जो टेम्पोरली स्टोर करता है यूरिन को अंटिल इट इज एक्सक्रीटेड। उसके अलावा अगर यूरेथ्रा की बात करें तो यूरेथ्रा एक आपकी नैरो ट्यूब होने वाली है जो कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर ले जाती है बॉडी से ड्यूरिंग द यूरिनेशन, और इस प्रोसेस को हम मिक्सचुरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचुरेशन। आप स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस फिगर में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, रीनल आर्टरी, रीनल ये सब आगे हम लोग अभी बात करेंगे, तो इसको अभी नहीं बात करते हैं। चलिए अब किडनी की एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। किडनी आपका दिखता कैसा है, ठीक है। तो किडनी की सबसे पहले लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 किडनी होने वाली है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी बात कर रखा है कि राइट वाला थोड़ा नीचे होगा, लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर होगा। प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन, जो आपकी स्पाइन होनी है उसके दोनों साइड में आपको एक एक किडनी देखने को मिलेगा, ठीक है। बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्रा। T12 आपका जो थोरेसिक 12 है वही आपका लास्ट रिबकेज की आपकी जो लास्ट थोरेसिक होती है वहीं से आपका लास्ट रिबकेज भी निकलता है। यानी कि जो किडनी है, किडनी की अगर मैं बात करूं तो किडनी का जो ऊपर का हिस्सा होगा, थोड़ा सा जो टिप होगा वो आपके रिब केज के अंडर में भी आएगा, यानी कि थोड़ा सा जो टिप होगा वो रिब केज से प्रोटेक्टेड होगा। कहां से कहां तक है? T12 से लेके L3 वर्टिब्रा तक। वहीं लेफ्ट किडनी की बात करें तो वो स्लाइटली हायर होता है इन द कंपैरिजन ऑफ द राइट। क्यों? क्योंकि लीवर की पोजीशन की वजह से। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो ईच किडनी इज हेल्ड इन प्लेस। सारी किडनी अपने जगह पे रहती है बाय द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या? पेरिटोनियम मान लीजिए, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा वो पूरा एकदम एक ही जगह पे स्थिर है, अपनी जगह से हिलती नहीं है। एंड अ लेयर ऑफ फैट, और उसके पास एक फैट की लेयर भी है फॉर द प्रोटेक्शन। उसके अलावा साइज और कलर की बात करें तो किडनी आपकी रेडिश ब्राउन ऑर्गन होती है। अच्छा, रेडिश ब्राउन क्यों? क्योंकि किडनी में आपका बहुत सारा ब्लड, हर मिनट आपके ब्लड आता रहता है बहुत हाई अमाउंट में, इसीलिए इसका कलर रेडिश ब्राउन होने वाला है। कितना लंबा होगा? 10 सेंटीमीटर आपका लंबा होने वाला है, 5.5 सेंटीमीटर आपका चौड़ा होने वाला है, 3 सेंटीमीटर मोटा होने वाला है। और अगर किडनी के वेट की बात करें तो एक किडनी का वेट आपका 150 ग्राम का होने वाला है। उसके अलावा अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको रीनल कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, मेडुला देखने को मिलेगा, पिरामिड, मेजर और माइनर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, हाइलम। चलिए इसके फिगर पे बात कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हम लोग को। सबसे पहले बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की। रीनल कॉर्टेक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर किसी भी आप एड्रेनल ग्लैंड पढ़े होंगे, एड्रेनल ग्लैंड में जो सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है उसे मेडुला बोलते हैं। उसी तरीके से आपके किडनी को हम रीनल बोलते हैं, और किडनी का जो ये सुपरफिशियल ये जो लेयर होने वाली है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से दिख पाए, एक सेकेंड, ये जो लेयर होने वाली है दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। जैसे आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रेनल मेडुला होता है, वैसे ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो इसके अंदर की लेयर होने वाली है दैट इज द रीनल मेडुला। ये जो हिस्सा होता है, जैसे एड्रेनल मेडुला होता है वैसे ही रीनल मेडुला होता है। अच्छा, रीनल मेडुला में अगर आप देखें तो बहुत सारे आपको ऐसे ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? बहुत सारे आपको ऐसे ट्रायंगल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड बोलते हैं। ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? रीनल पिरामिड बोलते हैं। जो मेडुला होता है वो पूरा आपका रीनल पिरामिड से भरा होता है, और 2 रीनल पिरामिड के बीच में ये जो हिस्सा होता है दैट इज नोन एज द रीनल कॉलम। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें, रीनल मेडुला हो गया, रीनल कॉर्टेक्स हो गया। उसके अलावा अब ये देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट कर लें, अब यहाँ पे जो ये आउटर था दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, ठीक है। जो ये आउटर था दैट इज नोन एज द कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक सेकेंड, ये जो हिस्सा हुआ, ये इतना जो हिस्सा हुआ, ये हिस्सा दैट इज द मेडुला। उसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका इसकी बात कर लें, ये जो हिस्सा होने वाला है दैट इज नोन एज द पेल्विस, रीनल पेल्विस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स हो गया, फिर रीनल मेडुला हो गया, फिर रीनल पेपिला, ये जो आपके कैलिक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके कैलिक्स भी पाए जाते हैं, आगे डायग्राम में आपको और अच्छे से दिखेगा। कैलिक्स आपको देखने को मिलते हैं, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, ठीक है। इसमें शायद से आपको देखने को मिल, हाँ यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो हिस्सा है दैट इज नोन एज द आपका, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है दैट इज नोन एज द आपका माइनर कैलिक्स। और माइनर कैलिक्स जाके किस में खुलता है? मेजर कैलिक्स में। और मेजर कैलिक्स जाके किस में खुलेगा? आपका रीनल पेल्विस में। और ये जो पूरा हिस्सा होता है, अगर इसको मैं किसी अच्छे से कलर से देख लेते हैं, ये ब्राउन वाला, ये जो पूरा ब्राउन सही से नहीं दिख रहा, कौन सा सही दिखेगा? ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन दिखेगा,
ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा होता है दैट इज नोन एज द हाइलम। इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम वो जगह होती है, वो रीजन होता है जहां से आपके रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व, जो भी आपके यूरेटर्स होते हैं वो सब आपके किडनी में इंटर करते हैं। दैट एरिया इज नोन एज द हाइलम। ठीक है, चलिए अब इसके पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा शायद से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स की। तो रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन वेयर फिल्ट्रेशन बिगिन। याद रखिएगा, कभी भी किडनी में जो फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है वो आपके रीनल कॉर्टेक्स, जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा दैट इज फ्रॉम द रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके अलावा रीनल मेडुला की बात करें तो इनर पार्ट होता है जिसमें आपके रीनल पिरामिड्स पाए जाते हैं। उन पिरामिड्स में आपको कलेक्टिंग डक्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, रीनल पिरामिड की बात करें तो ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा, और यूरिन को ट्रांसपोर्ट कौन कराता है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे पेपिलरी डक्ट आते हैं, वो जाके आगे आपके यूरेटर से, आपके पहले पेल्विस से मिलेंगे, फिर जाके यूरेटर से मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स की बात करें तो इन पिरामिड से जो आपका यूरिन कलेक्ट होता है वो सबसे पहले आपका माइनर कैलिक्स में कलेक्ट होता है, फिर माइनर कैलिक्स से होते हुए आपका मेजर कैलिक्स में जाएगा और वहां से वो रीनल पेल्विस में चला जाता है। रीनल पेल्विस की बात करें तो ये फनल लाइक कैविटी होता है जो कि कंटिन्यू करता है एज द यूरेटर, और वो जाके किससे जुड़ जाएगा? यूरेटर से। हाइलम की बात करें तो सेंट्रल नॉच होता है। सवाल पूछा जाता है हाइलम का क्या, मैं ये भी बता दूं, सवाल पूछा जाता है कि हाइलम जो है वो किडनी में किस तरफ होता है। तो अगर हम यहाँ स्पाइन बना दें तो किधर होगा? ये मीडियल तरफ होगा। ठीक है, किस साइड होगा? मीडियल साइड होगा। तो चलिए हाइलम की बात करते हैं। सेंट्रल नॉच जहां पे आपके रीनल आर्टरी, वेन, यूरेटर इंटर होते हैं या फिर लीव करते हैं फ्रॉम द किडनी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम इस डायग्राम में तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, अच्छा हाँ, फाइब्रस कैप्सूल की बात कर लेते हैं। ये जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, दैट इज मेड अप ऑफ अ फाइब्रस कैप्सूल, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, मतलब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ब्लड फ्लो टू किडनी। किडनी में ब्लड फ्लो कैसा होता है? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा भी जाता है, तो ब्लड फ्लो आपको याद होनी चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो एक सेकेंड, हाँ, तो हर एक हेल्दी इंडिविजुअल में, एक हेल्दी इंडिविजुअल में 1 लीटर खून आपका हर मिनट किडनी में जाता है। अच्छा, हमारे अंदर ब्लड है कितना? 5 लीटर है टोटल। ठीक है, 5 लीटर के लगभग हमारे पास ब्लड पाया जाता है, और 1 लीटर हर मिनट में जा रहा है, यानी कि करीब 20% आपका ब्लड जो है वो हर मिनट हमारे किडनी में जा रहा है। इसी वजह से वो आपके रेडिश ब्राउन कलर का भी है। ठीक है, तो हर मिनट पहुंचता है और इंश्योर करता है इफिशियंट फिल्ट्रेशन, यानी कि एकदम बढ़िया फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, ये इंश्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ब्लड जाता कैसे? ब्लड इंटर द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी। किस माध्यम से जाएगा? रीनल आर्टरी के माध्यम से। अब ये रीनल आर्टरी जो होने वाले हैं ना, ये आगे चल के डिवाइड हो जाते हैं सेगमेंटल आर्टरी में, फिर इंटरलोबर आर्टरी में, फिर आर्क्योट आर्टरी में और एफरेंट आर्टरीओल्स में। चलिए इसको एक बार फिगर से देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए, ये आपकी रीनल आर्टरी है। अब ये रीनल आर्टरी किस में बट रही है? सेगमेंटल आर्टरी में बट रही है। किस में बट रही है? सेगमेंटल आर्टरी में। अब ये सेगमेंटल आर्टरी जो है ये आगे चल के क्या बनते हैं? इंटरलोबुलर आर्टरी। इंटरलोबुलर क्या है? ये देखिए हर एक लोब में आपके पहुंच रहे हैं। ठीक है, कहां पहुंच रहे हैं? हर एक लोब में आपके पहुंच रहे हैं। ये लोब में पहुंच रहे हैं, ये लोब में पहुंच रहे हैं, ये आपके लोब में पहुंच रहे हैं। ठीक, अब ये जब आगे जाते हैं, इंटरलोबुलर जो होते हैं ये आगे जाके क्या बना लेते हैं? आर्क्यूरेट आर्टरी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आर्क्यूरेट आर्टरी। अब ये आर्क्यूरेट आर्टरी आगे जाके क्या बनाते हैं? अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखिएगा आप, तो आर्क्यूरेट आर्टरी जो है, ये फोटो उतनी अच्छी नहीं है, डायग्राम उतना एचडी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हल्की हल्की कैपिलरीज टाइप के फाइबर्स निकले हुए हैं, बंच में आपके कैपिलरीज निकले हुए हैं, सॉरी फाइबर्स नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल्स बोलते हैं। तो जो आर्क्यूरेट आर्टरी होती है वो आगे जाके किस में खुलती है? आपके एफरेंट आर्टरियोल्स में, और यही एफरेंट आर्टरियोल जाके आगे क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बनाते हैं। ठीक है, तो यही एफरेंट आर्टरियोल सप्लाई करते हैं ब्लड को इनटू द नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन को डायरेक्ट ब्लड कौन देता है? आपका एफरेंट आर्टरियोल इन द, और ये आगे चल के डिवाइड होंगे किसमें? कैपिलरीज में। बहुत टीनी कैपिलरीज होते हैं जो कि जिसको हम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, और नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट है आपका किडनी का। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, नेफ्रॉन के बारे में। और ब्लड जो है वो किडनी से लीव करता है थ्रू द रीनल वेन। किस माध्यम से लीव करेगा? रीनल वेन के माध्यम से। कैरी करेगा फिल्टर ब्लड को बैक टू द सर्कुलेशन। उसको क्या करता है? जो आपका फिल्टर ब्लड होता है उसको दोबारा से सर्कुलेशन में भेज देता है बाय द मीडियम ऑफ द इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, उसके अलावा किडनी में ये सारी चीज़ें रेगुलेट कैसे होती हैं? तो रीनल नर्व जो होता है उसके द्वारा ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं, कंट्रोल होती हैं, एडजस्ट होती हैं ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड। आपकी बॉडी की जैसी डिमांड है उस हिसाब से वो हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। अब आते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी किडनी का। डेफिनेशन की बात कर लें तो माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर यूनिट है कॉर्टेक्स और मेडुला का। ठीक है, कहाँ पाया जाने वाला है? कॉर्टेक्स और मेडुला में पाया जाने वाला है। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर यूनिट है, यानी कि ट्यूब का बना हुआ है, ऑफ द किडनी में पाया जाएगा। दैट फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूनिट, जो क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करेगा,
और यूरिन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा यूरिन प्रोड्यूस कहां पे होगा, रीनल कॉर्टेक्स में या रीनल मेडुला में, तो रीनल कॉर्टेक्स में। क्वांटिटी की बात करें तो हर एक किडनी में लगभग 1.25 मिलियन नेफ्रॉन्स आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम मेन पार्ट्स की बात कर लें तो नेफ्रॉन के मेन क्या हिस्से हैं, सबसे पहले आपकी बात करें तो ग्लोमेरुलस, फिर बोमेन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलिए डायग्राम से बात करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें, ये जो पूरे आपके ये जो ब्लड वेसल्स के आपके बंच हैं, गुच्छा है, ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं या फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बोलते हैं। देखिए एफरेंट आर्टेरियोल हमने पढ़ा था अभी ब्लड सप्लाई में, तो एफरेंट आर्टेरियोल आता है, फिर वो बहुत सारे कैपिलरीज में बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और वापस से ये इफरेंट आर्टेरियोल बन जाता है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये आपका जहां पे पाया जाता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। क्या है ये, बोमेन कैप्सूल है। हालांकि इसकी 3 लेयर, आपकी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की आपकी 3 लेयर पाई जानी, 3 लेयर होती है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब डिटेल लेक्चर्स करेंगे, तब पोडोसाइट्स और आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल की, तो ये बोमेन कैप्सूल आपका होने वाला है। बोमेन कैप्सूल आगे जाके खुलता है, बोमेन कैप्सूल में ही आपका फिल्ट्रेशन होता है, जो भी आपके ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर्ड ब्लड होता है वो कहां आता है, बोमेन कैप्सूल में, और वहां से कहां पे आएगा, ये पीसीटी में आएगा। कहां पे आएगा, पीसीटी में आएगा, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो ये पीसीटी जो होगा वो लीड करेगा किसमें, आपका लूप ऑफ हेनले में। किसमें लीड करेगा, लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले आगे चल के किसमें आपका लीड करता है, इनटू द डीसीटी, इनटू डीसीटी, डीसीटी में चला जाएगा, और ये डीसीटी जाके किसमें चला जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में। अच्छा इसके अलावा एक बात करें तो ये जो अगर यहां पे देखें तो इसके नीचे अलग कलर है, इसके नीचे ऊपर अलग कलर है। असलियत में क्या है, ये जो इधर का हिस्सा है दैट इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। ये कहां पे पाया जाएगा, जो आपके ग्लोमेरुलस हैं, जो पीसीटी हैं, डीसीटी हैं, ये सब आपके कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। और लूप ऑफ हेनले की बात करें तो मेडुला में पाए जाते हैं। हालांकि ये जो लूप ऑफ हेनले बना हुआ है ना, ये बहुत अंडर एग्जेजरेट है, बहुत गहराई तक होता है, बहुत ज्यादा नीचे तक होता है, मेडुला में पूरा धंसा हुआ होता है लूप ऑफ हेनले। इसमें उतना अच्छे से दिखाया नहीं गया है, आप देखेंगे कुछ डायग्राम्स में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। आगे चल के हो सकता है हमारे पास हो ऐसा डायग्राम। ग्लोमेरुलस की बात करते हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं जहां पे फिल्ट्रेशन की शुरुआत होती है। बोमेन कैप्सूल कब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि फिल्ट्रेट को, जो ये फिल्ट्रेशन हुआ यहां पे, जो फिल्ट्रेट मिला फिल्ट्रेशन के बाद, छन्ने के बाद जो हमारे पास कंपाउंड आया, जो हमारे पास सब्सटेंस आया, वो यहीं पे आपका कलेक्ट होता है। उसके अलावा पीसीटी की बात करें तो ये रीअब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, आयंस को और वाटर को। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये कंसंट्रेट करता है यूरिन को कंसंट्रेट करेगा कैसे, वाटर और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब करके। डीसीटी की बात करें तो इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। फाइन ट्यून आयन करता है, आयन को बढ़िया से भैया फाइन ट्यूनिंग करवाता है, वाटर का बैलेंस बनाता है बिफोर द यूरिन पासेस टू द कलेक्टिंग डक्ट, इससे पहले कि यूरिन आपके कलेक्टिंग डक्ट तक जाए। चलिए इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, किसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपने ये क्या बोलते हैं, जीएफआर वगैरह पढ़ा होगा, जब आपने एड्रेनल ग्लैंड वगैरह पढ़ा होगा, तो इसकी ही बात कर, इसी से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज आर फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड आपको समझना पड़ेगा, जब आप अगर आप ब्लड वेसल्स को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको समझ में आया होगा फेनेस्ट्रेटेड होता क्या है। ऐसी कैपिलरीज, ऐसी वेसल्स जिससे चीजें जब प्रेशर में आती हैं तो वो चीजें आर पार जा पाती हैं, उसके लिए उसके पास रास्ते होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो वही बात की गई है कि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की दीवारें होती हैं उनके पास छोटे छोटे पोर होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन, जो कि अलाउ करते हैं इजी पैसेज ऑफ वाटर। तो उससे आसानी से पानी का पैसेज हो जाता है, पानी गुजर जाता है, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका यूरिया हो गया, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं ग्लूकोज हो गया, और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, उनका पैसेज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, उनका भी पैसेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड सॉल्यूट। अच्छा ये जो फिल्ट्रेशन हुआ इसको करता कौन है, किसकी वजह से होता है, कौन सी फोर्स की वजह से, तो ब्लड प्रेशर की वजह से। जो ब्लड का प्रेशर होता है कैपिलरीज में, वही क्या करता है, वाटर और छोटे छोटे सॉल्यूट को पुश करता है, जैसे कि वाटर हो गया, यूरिया हो गया, आयन हो गया, ग्लूकोज हो गया, थ्रू द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है उसके आर पार चला जाता है, और कहां पहुंचता है, बोमेन कैप्सूल में, फॉर्मिंग द फिल्ट्रेट। और क्या बन गया, फिल्ट्रेट। सम न्यूट्रिएंट्स आल्सो पास थ्रू। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी, देखिए यहां पे फिल्ट्रेशन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि बॉडी से इन्हें बाहर निकाला जाए। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी से बाहर निकले, हमारी बॉडी में इनकी कमी हो, लेकिन वो फिर भी पास हो जाते हैं, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, कुछ विटामिन भी होते हैं, वो भी आपके फिल्ट्रेट में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, आगे चल के हम उन्हें रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं आपके पीसीटी में। याद रखिएगा कहां पे, पीसीटी में। ठीक है, अभी आगे हम लोग पीसीटी को अलग से पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से एक बार हम लोग ग्लोमेरुलस को देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल आया और बहुत सारा यहाँ पे पूरा नेटवर्क बना, और उसके बाद ये निकल गया। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से
जो भी चीज़ें छन के आती थी वो यहीं पे इकट्ठा होने लगी, यहीं पे इकट्ठा होने लगी, और यहाँ से ये कहाँ जाएंगी, आपके पीसीटी में जाएंगे। और इस पूरे इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं या फिर बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। और दोनों को अगर हम बात करें, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो इसे रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। हमारा ग्लोमेरुलस हो गया, अब हमारे बात करेंगे हम किसकी, पीसीटी की। किसकी बात करेंगे, पीसीटी की, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नाम से ही पता चला है प्रॉक्सिमल यानी कि जो पहले आएगा। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, चलिए थोड़ा सा ऊपर वाले डायग्राम पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो कितना वेल डिफाइंड है कि पहले आपका बोमेन कैप्सूल आया, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आया, फिर आपका पीसीटी आया, फिर लूप ऑफ हेनले आया, फिर आपका डीसीटी आया। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे 1.25 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी में, तो सब आपस में फंसे रहते हैं। आप जब इसका बढ़िया डेंस स्ट्रक्चर देखोगे तो जरूरी नहीं है कि डीसीटी आपका यही हो। डीसीटी हो सकता है लूप ऑफ हेनले इधर ना घूम के इधर घूमेगा, और डीसीटी जो होगा वो इसके चारों तरफ ऐसे लपेटा रहेगा, और कलेक्टिंग डक्ट आपका इस तरफ होगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आप सिर्फ इस डायग्राम को ना याद रखिएगा, आगे चल के आपको ऐसे डायग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका बोमेन कैप्सूल के बाद आने वाला रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ट्यूब्यूल हो रहा है, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। इसके पहले क्या था, कैप्सूल था। तो कैप्सूल के बाद जो पूरा हिस्सा है वो ट्यूब के फॉर्म में है। आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब ट्यूब्यूल फॉर्म में है। इन्हीं को हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। तो जब भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है नेफ्रॉन का जो रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा नहीं है, तो दैट इज द बोमेन कैप्सूल। तो जो आपका रीनल ट्यूब्यूल है उसका पहला हिस्सा क्या है, आपका पीसीटी। पीसीटी आपका पहला हिस्सा है। अच्छा ये कैसा होता है, इसकी एपिथेलियम की बात करें तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम है। अगर मैं इसका बनाऊं तो कुछ इस नुमा आपका ये बनेगा। ठीक है, कुछ इस नुमा ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ठीक है, ये अब इसमें न्यूक्लियस भी रहेंगे सब में। ठीक है, और ये जो बीच में आपका जगह दिख रहा है दैट इज द ल्यूमेन। ये आपका ल्यूमेन है जिसमें से चीजें होके गुजरेंगे। अच्छा इसके पास माइक्रोविलाई भी होता है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है जिसके पास माइक्रोविलाई भी होते हैं। डीसीटी पे माइक्रोविलाई नहीं रहते हैं, याद रखिएगा। विच इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या करेगा, सर्फेस एरिया को बढ़ाएगा एब्जॉर्प्शन में। आपने जीआईटी में पढ़ा होगा कि जब भी विलाई वगैरह होते हैं उनका मेन फंक्शन यही है कि सर्फेस एरिया को बढ़ाना। मेजर साइट फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ये आपका मेजर साइट होने वाला है न्यूट्रिएंट्स के रीएब्जॉर्प्शन का, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह हो गया, आयरन का, वाटर का, और जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उन सबको फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करने का काम आपका यहीं पे होने है। दीज रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब किए गए इन्हें रिलीज कर दिया जाता है पेरीट्यूबुलर फ्लूइड में। कहां पे रिलीज किया जाता है, पेरीट्यूबुलर फ्लूइड में। पेरीट्यूबुलर फ्लूइड क्या होता है भैया, अगर मैं बात करूं ये देखिए ये आपका है, ये आपका नेफ्रॉन है, तो इधर पूरा ये फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, इधर फ्लूइड्स रहते हैं। ठीक है, इसी में आपको इनको रिलीज कर दिया जाएगा, इसी में रीअब्जॉर्ब करके। ये आपका पीसीटी है, ये पीसीटी है। ठीक है, अब पीसीटी से एब्जॉर्ब होके जो आपके पेरीट्यूबुलर फ्लूइड होंगे उसमें रीअब्जॉर्ब कर, उसमें सिक्रीट कर दिया जाएगा, क्या डिपॉजिट कर दिया जाएगा, जहां से वो वापस से आपके ब्लड सर्कुलेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको रिलीज कर दिया जाता है, कहां से रिलीज किया जाता है, इनटू द पेरीट्यूबुलर फ्लूइड फ्रॉम वेयर इंटर द ब्लड, जहां से पेरी मतलब पेरिफेरल में, ट्यूब जो आपका ट्यूब था, जो आपके रीनल ट्यूब्यूल था, उसके पेरिफेरल में जो भी आपके फ्लूइड पाए जाते हैं उसमें रिलीज किया जाएगा, जहां से वो ब्लड में चले जाएंगे। अब डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे आपका ये ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, उसके अलावा ये इसके बगल में बोमेन कैप्सूल, और दूसरा कलर ले लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, और ये जो आपका पर्पल कलर का चीजें दिख रही हैं दैट इज द पीसीटी। यहां तक आपका पीसीटी होने वाला है। ठीक है, और ये जो आपका जो डार्क ऑरेंज कलर में होने वाला है दैट इज द डीसीटी। ठीक है, चलिए आगे हम डीसीटी के बारे में बात कर लेंगे। एक बार फिगर अच्छे से देख लेते हैं। ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, एक सेकेंड, ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया, उसके बाद ये आपका पीसीटी हो गया, फिर उसके बाद ये आपका हिस्सा जो है दैट इज द लूप ऑफ हेनले, फिर ये डीसीटी, और फिर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा कलेक्टिंग डक्ट जो होता है, एक कलेक्टिंग डक्ट से जरूरी नहीं है कि एक ही नेफ्रॉन जुड़े, बहुत सारे पेपिलरी डक्ट होते हैं, बहुत सारे पेपिलरी डक्ट इसमें पाए जाते हैं। देखिए बगल में एक नेफ्रॉन है, ये भी आपका जुड़ा। अच्छा मैंने जो बात की थी वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अच्छा यहाँ पे क्या था, एक बेहतर कलर लेते हैं कोई, ये हाँ ये कलर बेहतर है। ये देखिए ये पहले आपका बोमेन कैप्सूल आया, फिर आपका पीसीटी आया, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब
इसमें सारी चीज़ें राइट साइड में गई, लेकिन इसमें देखिए ये इसी कलेक्टिंग डक्ट में जा रहा है, तो ये इसका डीसीटी आपका और लूप ऑफ इनले आपका लेफ्ट साइड में है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। जो आपका पीसीटी और डीसीटी जो होता है वो डिसाइड होता है कि भैया यूरिन किस तरफ फ्लो हो रहा है, तो बोमेन कैप्सूल से यूरिन आपका इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो सबसे पहले आएगा दैट इज द पीसीटी, फिर लूप ऑफ इनले, फिर डीसीटी। वही चीज इसमें भी, जो सबसे पहले आएगा दैट इज द पीसीटी, पीसीटी आपका है, फिर आपका लूप ऑफ इनले, फिर उसके बाद डीसीटी, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है भाई, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक वगैरह भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये जाके आगे किससे मिलता है, माइनर कैलिक्स से मिलता है, ठीक है, माइनर कैलिक्स से मिलता है, जो कि आगे जाके मेजर कैलिक्स में खुल जाते हैं। लूप ऑफ इनले की बात कर लें, लूप ऑफ इनले फाउंड इन द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी, कहाँ पे पाए जाते हैं, हमने पहले ही बात की थी, जो आपका पीसीटी होता है, बोमेन कैप्सूल होता है और आपका डीसीटी होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। लेकिन लूप ऑफ इनले की बात करें तो ये आपके मेडुला रीजन में पाया जाता है, कहाँ पे, रीनल मेडुला में पाया जाता है। इसमें दो लिम्स होते हैं, एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है, दोनों का अलग अलग काम है, आपको दोनों को काम को याद रखना पड़ेगा। जो असेंडिंग लिम्ब होता है ना, वो पंप आउट करता है सोडियम और क्लोरीन आयन को। अच्छा यहाँ पे पंप आउट का मतलब क्या होने वाला है कि भैया एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, क्या किसका इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। यहां ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के माध्यम से नहीं हो रहा है। हालांकि पीसीटी में जो हमने देखा, पीसीटी में जो हमने रीअब्जॉर्प्शन करवाया आपके ग्लूकोज का, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का, आपके आयंस का, उनका जो आपका क्या बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था वो एक्टिवली नहीं हो रहा था, एनर्जी नहीं यूज हो रहा था। वो किस माध्यम से हो रहा था, ऑस्मोसिस से हो रहा था या फिर डिफ्यूजन से हो रहा था। इन सब में एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन यहां पे हमने देखा कि ये पंप आउट कर रहा है, पंप चल रहा है सोडियम और क्लोरीड आयन का, ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्रिएटिंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिससे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं। अब यानी कि यहां पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल होगा यहां पे, ठीक है। चलिए दिस ग्रेडियंट कॉजेज वाटर टू मूव आउट। अब यहां से इसकी वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका क्रिएट होता है और इस ग्रेडियंट की वजह से जो पानी होता है वो आपका बाहर चला जाता है ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उससे पानी आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है, हेल्पिंग टू कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट। अब इससे क्या होता है, अब किसी चीज में से पानी निकाल दिया जाएगा तो वो चीज गाढ़ी हो जाती है, तो जो फिल्ट्रेट होता है, जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, जो अभी हम लोग उसको यूरिन नहीं बोलेंगे, अभी हम उसको ट्यूबुलर फ्लूइड बोलेंगे, वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो लूप ऑफ इनले का क्या काम है, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड। कैसे होता है, जो असेंडिंग लिम्ब होता है, ठीक है, वो क्या करता है, सोडियम क्लोरीन आपका पंप चलाता है, जिससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से पानी जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर चला जाता है, जो कि क्रिएट करता है क्या, आपका फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करेगा, ठीक है, क्रिएट करेगा क्या, एक गाढ़ा फिल्ट्रेट। चलिए आगे चलते हैं। ओवरऑल द लूप ऑफ हेनले प्ले अ की रोल। ओवरऑल अगर बात करें तो वाटर कंजर्वेशन का काम है, पानी को बचाने का काम है। देखिए हमारी बॉडी कभी भी नहीं चाहती है कि एक्सेस वाटर का लॉस हो जाए, ठीक है, क्योंकि वाटर का लॉस अगर होता है तो समझिए बहुत दिक्कत होनी है। तो बार बार आपको पानी पिलाना नहीं चाहते, तो कोशिश किया जाता है जितना वाटर हमको चाहिए उतना हम कंजर्व रखें। एंड मेंटेनिंग यूरिन कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ यूरिन का कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहे। चलिए इसमें भी डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये आपका लूप ऑफ हेनले होने वाला है। लूप ऑफ हेनले में अगर हम देखें ध्यान से, इस कलर को ले लेते हैं, ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ, ये भी सेम कलर मिल रहा है भाई, ब्लू कलर इसमें भी है, कौन सा कलर नहीं है, येलो भी है, ठीक है, ब्राउन ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका लूप ऑफ हेनले होना है। लूप ऑफ हेनले में देखिए तो ये जो असेंडिंग लिम्ब होने वाली है, यहाँ पे क्या चलता है, सोडियम क्लोराइड का आपका पंप चलता है। असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, जो परमिएबल होता है सोडियम क्लोराइड के, ठीक है, सोडियम और क्लोराइड। तो अब यहाँ पे इसका पंप चलता है, इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है आपके लूप ऑफ हेनले में, और इसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है, जो कि परमिएबल होता है H2O के, उसमें क्या होता है, पानी अंदर चला जाता है। अच्छा ये भी जानिए, ये जो आपका असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल होता है, यानी इसमें से पानी का एब्जॉर्प्शन या फिर आपका फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, इम्परमिएबल होता है, यानी यहां से पानी हम बाहर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। यहां सिर्फ परमिएबिलिटी किससे है, सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे नेफ्रॉन का ओवरऑल में अगर हम बात करें तो आखिरी स्ट्रक्चर होने वाला है, दैट इज द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर डीसीटी, ठीक है। डीसीटी जो है, अगर हम पीसीटी के कंपैरिजन में बात करें तो इसका डायमीटर जो है वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। पीसीटी का डायमीटर बड़ा होता है और डीसीटी का डायमीटर छोटा होता है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, डीसीटी के पास माइक्रोविलाई नहीं होता है, जो कि इसके सर्फेस को क्या बनाता है, स्मूथर बनाता है, यानी इसका सर्फेस उतना खुरदुरा नहीं होता है जितना आपका पीसीटी होता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इट परफॉर्म 3 की फंक्शन। अच्छा यहाँ पे अगर इससे बात आए स्मूथ से, तो एक चीज मैं बता देता हूं, जो आपकी किडनी होती है ना,
ठीक है, जो आपकी किडनी होती है, किडनी को अगर आप टच करेंगे कभी काट के उसके फ्रंटल सेक्शन को, अगर फ्रंटल सेक्शन उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे और उसको टच करेंगे तो आपको दानेदार महसूस होगा। और वो जो दानेदार महसूस होता है ना, दैट इज ड्यू टू द रीनल कॉर्टेक्स। किसकी वजह से? रीनल कॉर्टेक्स की वजह से। क्यों? कॉर्टेक्स में आपके ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, बोमेन कैप्सूल पाया जाता है, जो कि उसे खुरदुरापन प्रोवाइड करता है, तो आपको खुरदुरापन महसूस होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर बात करें तो डीसीटी की बात करें तो डीसीटी के 3 की फंक्शन होने वाला है। पहला आपका सिक्रीशन होने वाला है, दूसरा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होने वाला है, मतलब चुना गिना चुना आपका एब्जॉर्प्शन करेगा, उसके अलावा वाटर का एब्जॉर्प्शन। अगर मैं बात करूं तो सिक्रीशन में क्या है कि एक्टिवली सिक्रीट करता है किसको? आयंस को, एसिड्स को, ड्रग्स को, टॉक्सिन्स को, यानी सिक्रीट करता है। अब देखिए ये आयंस, एसिड, ड्रग, टॉक्सिन, ड्रग और टॉक्सिन की बात करें तो इसके लिए हमारे पास और भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लीवर भी हमारे टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और करते भी हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो डीसीटी है वो भी करता है, टॉक्सिन वगैरह को रिलीज करता है किसमें? पेरीट्यूबुलर फ्लूइड में, सॉरी पेरीट्यूबुलर नहीं, ट्यूबुलर फ्लूइड में, जो आपका यूरिन होता है उसी में उसको मिक्स करने के लिए सिक्रीट कर देता है। ठीक है, अच्छा कैसे करता है? एक्टिवली करता है, यानी यहां भी किसका इस्तेमाल होगा? एनर्जी का इस्तेमाल होगा। किससे? ब्लड से आपका कहां भेज देगा? ट्यूबुलर फ्लूइड में। ट्यूबुलर फ्लूइड ही आगे चल के क्या बनेगा? यूरिन बनेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो डीसीटी जो है वो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कुछ ही लोगों को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ये रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम और कैल्शियम को। ठीक है, सोडियम और कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा, मतलब किस मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा? डिपेंड करता है कि आपके ब्लड वेसल्स में कितना सोडियम है। आपके ब्लड वेसल में मान लीजिए सोडियम कम है तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, सोडियम ज्यादा है ब्लड वेसल में तो बिल्कुल ही नहीं एब्जॉर्ब करेगा, उल्टा कहेगा जाओ निकलो यहां से। उस वही चीज कैल्शियम का भी, आपके ब्लड वेसल में कैसा कैल्शियम है, कितना कैल्शियम है, उसी के हिसाब से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस बने रहें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करता है। एब्जॉर्ब वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है किसी ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से। कौन सा हार्मोन? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपने पढ़ा होगा, अभी आगे चल के हम रास सिस्टम पढ़े होंगे या एड्रेनल ग्लैंड में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन डीसीटी पे वर्क करता है। ठीक है, बाकी हिस्से पे नहीं करता है। ये आप देख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम है, इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं, बस इतना जानिए कि ये आपका ब्लड है, इधर इधर आपका ल्यूमेन होने वाला है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आपका क्या बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको मैं जब डिटेल लेक्चर होगा उसमें आपको बढ़िया से समझाऊंगा कि एटीपी के इस्तेमाल करके हम लोग कैसे सोडियम को, पोटेशियम का पंप चलाते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे मैग्नीशियम का भी, मैग्नीशियम को हम लोग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब करते हैं। उसके अलावा जो आपका जीएफआर होता है उस पर कैसे आपका इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे जब हम लोग डिटेल लेक्चर की बात करेंगे, यहाँ पर नहीं। ठीक है, उसके अलावा बात करेंगे कलेक्टिंग सिस्टम की। कलेक्टिंग सिस्टम क्या होने वाला है भैया? कलेक्टिंग डक्ट की बात हो रही है। इट परफॉर्म द फाइनल फिल्ट्रेशन, जो फाइनल फिल्ट्रेशन होता है कि यहाँ पे अब इसके बाद कोई फिल्ट्रेशन नहीं होने वाला है, यही फाइनल फिल्ट्रेशन है, वो कौन करता है? कलेक्टिंग सिस्टम, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट करता है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट ही आगे चल के बहुत सारे पैपिलरी डक्ट से मिलता है और क्या बनाता है? कलेक्टिंग सिस्टम बनाता है। यहीं पे आपका फाइनल सिक्रीशन भी होगा, यहीं पे फाइनल रीअब्जॉर्प्शन भी होगा टू एडजस्ट यूरिन कंसंट्रेशन। यहीं पे यूरिन को कंसंट्रेशन, यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको एडजस्ट करेंगे, आगे चल के उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो कैरी करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन को। जो आपका यूरिन होता है नेफ्रॉन से जो आएगा वो कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है और उसे मर्ज करते हैं किसमें? पैपिलरी डक्ट में। हमने पहले भी बात की थी पैपिलरी डक्ट की। फ्रॉम देयर यूरिन फ्लोज इनटू द माइनर कैलिक्स, और वहां से यूरिन कहां चले जाएंगे? माइनर कैलिक्स में चले जाएंगे, जो कि आगे चल के जुड़ जाता है किससे? आपके मेजर कैलिक्स से। और वही मेजर कैलिक्स जो होगा वो आगे जाके खुलेगा कहां पे? रीनल पेल्विस में, जो कि कंटिन्यू होता है टू द यूरेटर और कैरी करता है यूरिन को टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, चलिए इसका भी डायग्राम है अपने पास, इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आपको दिख रहा है, ये आपका बोमेन कैप्सूल है, यहाँ पे एफरेंट इफरेंट आर्टियोल है। अब उसके बाद ये सारी चीज चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ भी है, तो ये पीसीटी आया। ठीक है, अब उसके बाद ये आपका लूप ऑफ हेनले आया, अब इसके बाद ये डीसीटी आया और ये क्या हुआ? आपका कलेक्टिंग डक्ट हुआ। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें देखिए तो बहुत सारे आपके पेपिलरी डक्ट्स भी पाए जा रहे हैं, बहुत सारे अदर डक्ट्स भी पाए जा रहे हैं जिसमें दूसरे नेफ्रॉन आके जुड़ेंगे और अपना यूरिन अपना यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए लूप ऑफ हेनले जो है वो पूरा मेडुलरी रीजन में, ये रीजन जो है मेडुलरी रीजन है और ये रीजन जो है ये कॉर्टेक्स रीजन है या फिर कॉर्टिकल रीजन है। ठीक है, तो इसमें जितनी चीजें आती हैं ये कॉर्टिकल सब्सटेंस है और इसमें जितनी चीजें आएंगी ये मेडुलरी सब्सटेंस है। और ये जो ब्लू और रेड आपको दिख रहा है ये आपके आर्टेरियोल्स हैं, आपके ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं और ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट आपका क्या होगा, किसमें जुड़ रहा है? ये देखिए ये जो ऐसे से बने हुए हैं ना, ये क्या है? आपके माइनर कैलिक्स हैं। यही माइनर कैलिक्स आगे जाके आपको मेजर कैलिक्स में खुलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से फिगर पे चलते हैं किडनी पे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स वाला। ठीक है, वेट अ सेकेंड,
किडनी 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 किडनी, वेयर इज किडनी? हाँ, यहाँ पे अगर देखें आप, चाहे इससे अच्छा है ना अपने पास एक ये वाला देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपके यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आते हैं और ये किस में जुड़ते हैं, आपके माइनर कैलिक्स में, और ये माइनर कैलिक्स जाके किस में खुलता है, ये आपका मेजर कैलिक्स में, ठीक है। अब ये मेजर कैलिक्स किस में खुलेगा, अगर हम देखें ये मेजर कैलिक्स आगे चल के किस में खुलेगा, आपका रीनल पेल्विस में। ये जो है रीजन है दैट इज द रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस जो है वो कौन सा रीजन है, ये पूरा जो है दैट इज द रीनल पेल्विस, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है रीनल पेल्विस है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारा कहाँ तक हो गया था, नेफ्रॉन हमारा लगभग खत्म हो चुका, कलेक्टिंग डक्ट तक अपन कर लिए। इसके बाद क्या है भैया, डीसीटी हो चुका, कलेक्टिंग सिस्टम हो चुका। फिर हम लोग बात करते हैं समरी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन में मेनली क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से प्रोसेस हुए, तो 3 मेन प्रोसेस होते हैं। एक होता है आपका फिल्ट्रेशन, एक होता है रीअब्जॉर्प्शन और एक होता है सिक्रीशन। ये तीनों टर्म आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये तीनों टर्म ना मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो फिल्ट्रेशन होता कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के मद्देनजर, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, अकर्स इन द बोमेन कैप्सूल। फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगा, हमेशा बोमेन कैप्सूल में होगा। ब्लड प्रेशर जो है वो फोर्स करता है पानी और छोटे छोटे सॉल्यूट्स को आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, कि वो ग्लोमेरुलस से बाहर चले जाएं और कहां पहुंच जाएं, आपके बोमेन कैप्सूल में, टू फॉर्म द फिल्ट्रेट, और क्या बना लें, फिल्ट्रेट बना लें। फिर जो दूसरा टर्म है दैट इज द रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या है, यहां पे जो आपकी ट्यूब होने वाली है, यहां पे मान लीजिए ये सोडियम आयन है, ठीक है। तो इस सोडियम आयन को यहां से एब्जॉर्ब करके हम बाहर ले आए पेरिट्यूबुलर फ्लूइड में, ठीक है। याद रखिएगा जो आपके नेफ्रॉन है उससे बाहर निकाल लें, जिससे कि यूरिन में हमारा सोडियम ना चला जाए। या फिर मान लीजिए आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में ना चला जाए, इसलिए उसको रीअब्जॉर्ब करना है। तो जितने भी हमारे पास यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो कहां पे, जैसे कि आपका पानी हो गया, आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं ट्यूब्यूल से इनटू द पेरिट्यूबुलर फ्लूइड, और कहां पहुंचा देते हैं, पेरिट्यूबुलर फ्लूइड में, और उसके बाद वहां से वो कहां चला जाता है, ब्लड में। दिस प्रोसेस अकर थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है, हमने डीसीटी में देखा। उसके अलावा ऑस्मोसिस के माध्यम से भी होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिक्रीशन, कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए यहां पे अब आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ये आपका नेफ्रॉन का, ये मान लीजिए आपकी ट्यूब थी, पीसीटी ही मान लीजिए। अब पीसीटी में क्या है, आपका यूरिन है या फिर ट्यूबुलर फ्लूइड बोल लीजिए, ठीक है। मैं यूरिन बोल देता हूं जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आए, लेकिन आप इसको ट्यूबुलर फ्लूइड ही बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब अगर आप इसको लिखेंगे तो ट्यूबुलर फ्लूइड ही लिखेगा। अभी बस समझिएगा, यही ट्यूबुलर फ्लूइड आगे चल के यूरिन बनेगा। अब यूरिन में जो चीजें ज्यादा हैं और हमारी बॉडी में उसकी कमी है, तो उसे हम क्या कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज है जिससे हमें छुटकारा पाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिक्रीट कर देंगे, उसको हम ट्यूब के अंदर भेज देंगे कि वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए, और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन। तो जितने भी हमारे पास वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट है या नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, ये सारे वेस्ट जो हैं या जो भी हमारे पास आयंस एक्स्ट्रा हैं, उसे हम लोग एक्टिवली मूव कर देते हैं फ्रॉम द ब्लड टू द ट्यूब्यूल। ब्लड में से कहां चला जाता है, ट्यूब्यूल में चला जाता है, जो आपके रीनल ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर चला जाता है। दिस स्टेप इंश्योर दैट अनवांटेड सब्सटेंस आर कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा। इस स्टेप से क्या होता है, आपको इंश्योरिटी मिलती है कि जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस हैं उन्हें हम प्लाज्मा से रिमूव करके अपने बॉडी से बाहर निकालना, उससे छुटकारा पाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास ये जो यूरिन बना मेरे भाई, ये यूरिन है क्या, ठीक है। यूरिन में अप्रॉक्स 95% पानी होता है। किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो 93% भी आपको देखने को मिल जाएगा, 93%, और कहीं कहीं किताबों में आपको 97% भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम मान लेते हैं तो 95% आपका 95% पानी आपका होता है। जो मेजर कंपोनेंट है आपके यूरिन का दैट इज द वाटर, जो कि क्या करता है, डिसॉल्व करता है और कैरी करता है जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी को, उसी वाटर में डिसॉल्व होकर और कैरी होकर वो जाते हैं। उसके अलावा हमारे यूरिन में पाया जाता है यूरिया। यूरिया कहां से बन के आता है, अगर हम बात करें, एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम भी मैंने बोला था लगाने को, हाँ ये देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। 95% पानी है, 0.2% क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और अमोनिया पाया जाने वाला है, 2.8% आपके डिसॉल्व सॉल्ट और आयंस पाए जाते हैं, और 2% यूरिया भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी के बारे में हम सारे कंपोनेंट के बारे में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो हम कहां पे थे, यूरिया पे थे। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया कैसे मिलता है, जो भी आपके अमीनो एसिड्स हैं, जो भी प्रोटीन है ना दोस्तों, जो भी अमीनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो उस अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन, देखिए हम प्रोटीन को रख नहीं सकते हैं, हम जो प्रोटीन होगा उसको यूज करेंगे और नहीं तो उसको निकाल देंगे, उसको
ब्रेक डाउन करके उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमें जब भी प्रोटीन की जरूरत होगी तो हमें नया प्रोटीन बनाना पड़ता है। तो भैया जो अमीनो एसिड होता है उसका लीवर में ब्रेक डाउन होता रहता है, उसमें से क्या निकलता है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट निकलता है। तो जैसे मान लीजिए अमोनिया ही है, अमोनिया इज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, तो उस अमोनिया को हम किसमें, लीवर में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिया के फॉर्म में, और बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्रिएटिनिन की बात कर लें, क्रिएटिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है सवाल में कि कौन से ऐसा टेस्ट है जिससे आपको यह पता चलता है कि किडनी सही काम करता है, तो दैट इज द क्रिएटिनिन टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट, किससे आपका प्रोड्यूस हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट के ब्रेकडाउन की वजह से आपका प्रोड्यूस होता है क्या, क्रिएटिनिन। अच्छा ये कहां से, मसल्स में। चलो मैं बता देता हूं, मसल्स में हमारे क्रिएटिनिन फॉस्फेट पाए जाते हैं, ठीक है, उनका ब्रेकडाउन होता है। अच्छा ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट का क्या काम है, मान लीजिए हमारी मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो यही क्रिएटिनिन फॉस्फेट आपका इंस्टेंट एटीपी बनाते हैं, तुरंत के तुरंत आपको एटीपी बना के देते रहते हैं। लेकिन जब उनका काम नहीं रहता है तो उनको ब्रेकडाउन कर दिया जाता है और वो क्या बन जाता है, क्रिएटिनिन बन जाता है। और ये एक मार्कर है किडनी फंक्शन का। अगर आपके यूरिन में क्रिएटिनिन सही मात्रा में मिल रहा है, जितना नॉर्मल वैल्यू है उतने में मिल रहा है, यानी कि आपकी किडनी जो है वो एकदम बेहतरीन ढंग से फंक्शन कर रही है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड क्या है भैया, ये आपके जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं उनकी रिसाइकलिंग से बनता है। हमारे बॉडी में हमेशा एक चीज है, दैट इज द आरएनए। आरएनए का प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है, हमेशा टूटता रहता है और क्या बोलते हैं, बनता रहता है। तो आरएनए के प्रोडक्शन के दौरान जो आपका वेस्ट रिलीज होता है, दैट इज द यूरिक एसिड, उसको भी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। उसके अलावा यूरोबिलिन की बात करें, यूरोबिलिन कहां से बनता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लीवर में जो आपके क्या बोलते हैं एंडोथेलियल सिस्टम्स होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, वहां पे जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होते हैं, जो आपके ब्लड सेल्स होते हैं, सॉरी ब्लड प्लाज्मा नहीं, जो आरबीसी वगैरह होते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। उनके ब्रेकडाउन से आपको बिलिवर्डिन मिलता है, फिर बिलिरुबिन मिलता है। तो उसी बिलिरुबिन के ही ब्रेकडाउन का एक बाई प्रोडक्ट है, जब बिलिरुबिन टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है, यूरोबिलिन निकलता है। और यही यूरोबिलिन आपका जिम्मेदार है यूरिन के येलो कलर होने का। यूरिन जो होता है कैसा होता है, येलो कलर का होता है। अच्छा उसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेश यूरिन इज नॉर्मली स्टेराइल, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है यूरिन इज नॉर्मली स्टेराइल। आमतौर पे यूरिन जो होता है स्टेराइल होता है, यानी कि वो बैक्टीरिया से पूरी तरीके से फ्री होता है। थोड़ा सा गंदा बात है, लेकिन अब फिर भी आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी मान लीजिए सर्वाइवल जगह पे आप फंस चुके हैं, जहाँ पे आपके सर्वाइवल के लाले पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा जो सर्वाइवल शोज होते हैं, जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड और भी बहुत सारे शो होते हैं, ठीक है, उसमें कभी ना कभी देखा होगा, या फिर अगर नहीं देखा तो आप समझ जाइए, आप याद रख लीजिए, कभी आपके साथ अगर ऐसी नौबत आएगी तो ये आपके काम आ सकती है, ठीक है। जो हमारे यूरिन होता है ना, वो पूरी तरीके से क्या होता है, स्टेराइल होता है, बैक्टीरिया से फ्री होता है। लेकिन अब मान लीजिए आप किसी पानी में फंसे हुए हैं, चारों तरफ समुद्र है, ठीक है, आप समुद्र का पानी पिएंगे तो मर जाएंगे, तो फिर भी लेकिन आपको प्यास तो लग रही है, तो अगर आप अपना ही यूरिन अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ हालांकि ये मतलब सही नहीं है, आप थोड़ा सा आपको घिन भी आएगी और थोड़ा सा सही भी नहीं है। एक ही पानी, एक मान लीजिए आप यूरिन पीते जा रहे हैं और वही बाद में यूरिन करते भी जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके अंदर यूरिन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि वो चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपको लगता है कि आज आप प्यास से मर जाओगे, तो आप अब थोड़ा सा और समय जीने के लिए आप अपने ही यूरिन पे सर्वाइव कर सकते हो। उसमें आपको ग्लूकोज भी मिल जाता है, हमने अभी देखा था ना, यूरिन में ग्लूकोज भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, तो वो बैक्टीरिया से पूरी तरीके से फ्री होता है। हालांकि जो आप यूरिन पास आउट करेंगे तो वो किसी ना किसी कंटेनर में करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी कंटेनर में करेंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ है फ्रेश यूरिन। जो ताजा यूरिन होता है वही स्टेराइल होता है। अगर आप कंटेनर में रख के छोड़ दें कि 2 घंटे बाद पिएंगे तो उसमें बैक्टीरिया का डिपोजिशन हो जाएगा। उस कंटेनर में तो होंगे ना बैक्टीरिया, आपके यूरिन में बैक्टीरिया नहीं है, बट उस कंटेनर में बैक्टीरिया है, जो कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, आपस में फिर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हालांकि थोड़ा सा गंदा है, लेकिन फिर भी वो आपका स्टेराइल होता है। अब बात करते हैं यूरेटर की। यूरेटर क्या होता है, ये आपकी मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो कि हर एक किडनी को यूरिनरी ब्लैडर्स को से कनेक्ट करती हैं, जिससे कि आपका जो हाल फिलहाल में यूरिन बना होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, जहां पे उसका टेम्पोररी स्टोरेज होता है, ठीक है। अगर हम पोजीशन की बात करें तो इसका पोजीशन क्या होता है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जुड़ी होती है, यानी वॉल के जो आपका पीछे का एब्डोमेन की दीवार है उधर वो अटैच होती है, इंश्योर करती है स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द मूवमेंट, जिससे कि जब मूवमेंट करते हैं तो वो एकदम स्टेबल रहती है। अब अगर हम बात करें यूरेटर के भी आपके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर लेयर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा, फिर मिडिल वाले को बोलते हैं मस्कुलर लेयर और आउटर वाले को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब म्यूकोसा जो है वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है जिससे कि जो आपका यूरिन है वो डैमेज ना करे। और मस्कुलर लेयर की बात करें तो वो कंट्रैक्शन के लिए है, और कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो वो सपोर्ट के लिए है कि वो एक जगह पे जुड़ी रहे, ठीक है। चलो थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा।
सॉरी, अब ये देखिए, ये आपका यूरेटर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये आपका यूरेटर देखने को मिल रहा है, ये एब्डोमिनल वॉल में पीछे की तरफ है और ये जाके आपका किससे जोड़ती है, ब्लैडर में। अच्छा, ब्लैडर में भी अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये मान लीजिए आपका ब्लैडर है, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है। तो यूरेटर जो है ना दोस्तों, यूरेटर आता है और इसके पीछे जोड़ता है, ठीक है। अगर मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करूं तो ये पीछे की तरफ आके आपका जुड़ेगा, ठीक है, आगे से नहीं जुड़ता है या ऊपर से नहीं जुड़ता है, उसके पोस्टीरियर साइड में जाके जुड़ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो यूरेटर है वो पोस्टीरियर साइड में जुड़ेगा। और अच्छा देखिए, यूरेटर में भी आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलते हैं। मान लीजिए आप लेट गए और बहुत देर तक आप खड़े नहीं हुए, ठीक है, बहुत देर तक नहीं खड़े हुए, लेकिन फिर भी अगर आप पानी वगैरह का कंजम्पशन कर रहे हो तो जो आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है और वो ब्लैडर में पहुंचता रहता है, ठीक है, ब्लैडर में आपका पहुंचता रहता है। किस वजह से? इस यूरेटर के अंदर भी आपका क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता रहता है। इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि क्या करता है, यूरिन को पुश आउट करता है, प्रोपेल करता है किधर, आपके ब्लैडर की तरफ। एक सेकेंड, जो यूरिन होता है उसको क्या करेगा, प्रोपेल करता रहेगा, उसको ढकेलता रहेगा आपके ब्लैडर की तरफ ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए आगे की बात करें, फंक्शन क्या है आपके यूरेटर का, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि यूरिन को किडनी की तरफ ढकेलता है, किडनी से ढकेलता रहता है फ्रॉम द यूरेटर टू द इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सॉरी, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो यूरिन को किडनी से लेके जाएगा थ्रू द यूरेटर, यूरेटर के माध्यम से इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कोई स्टोन वगैरह भी फंसा है, जैसे एक सेकेंड, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो इसको भी ढकेलने की कोशिश करता है, इसी वजह से यहाँ पे फिर आपको दर्द भी महसूस होता है, तो वो स्टोन वाला दर्द समझते हैं ना आप। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यूरेटर हो गया, अब आते हैं हम लोग यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके यूरिन का टेम्पोररी स्टोरेज होता है। एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि टेम्पोररी स्टोर करता है यूरिन को बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से निकालने से पहले इसको क्या करता है, टेम्पोरली स्टोर करता है। आमतौर पे अगर हम बात करें तो ये 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर कर सकता है व्हेन फुल्ली एक्सपेंडेड, जब वो पूरी तरीके से एक्सपैंड हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 लीटर पे रख पाओगे, 1 लीटर रख पाओगे। आपके पास जब 200 से 250 ml ही रहता है ना यूरिन, तभी से आपको अर्ज होनी चालू हो जाती है। 2 अर्ज होती है, एक 200 से 250 पे और दूसरी अर्ज होती है उसके 150-200 ml बाद, यानी कि 400 से 500 के बीच में आपको अर्ज होती है कि भैया अब हमें मिक्सचुरेट करना ही करना है। उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं पाते हो स्टोर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स होता है कि भैया मुझे यूरिनेट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें रिउगे, रिउगे और कहाँ पड़ा है, स्टमक में पड़ा है। स्टमक में भी रिउगे पाए जाते थे, तो यहाँ भी रिउगे पाए जाते हैं। फोल्ड्स होते हैं इनर लाइनिंग में जो कि अलाउ करते हैं ब्लैडर को स्ट्रेच करने के लिए। कौन सा, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने। मान लीजिए जो ब्लैडर है उसमें यूरिन फिल होगा तो वो स्ट्रेच होकर फूल जाता है, ठीक है। इसीलिए ब्लैडर का कोई बढ़िया शेप भी नहीं है, ठीक है, जितना उसमें आपका क्या बोलते हैं, डिफाइन शेप नहीं है, ठीक है। बढ़िया तो शेप है पर डिफाइन नहीं है, ठीक है। जितना उसमें यूरिन भरता जाएगा उतना उसका शेप बढ़ता जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें एक ट्राइगोन भी पाया जाता है। एक स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया है जो कि आपके ब्लैडर के बेस में पाया जाता है, जो कि फॉर्म करता है बाय द ओपनिंग ऑफ द 2 यूरेटर एंड द यूरेथ्रा। इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपके यूरेटर आ रहे हैं, ये यूरेटर आया, ठीक है। यूरेटर कहाँ जाके जोड़ रहा है, यहाँ पे देखिए, अब पीछे के साइड से जा रहा है, पीछे के साइड से यहाँ से आके यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं यूरेट्रिक ऑरिफिस, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आपके मसल्स हैं इसके अंदर की अगर फोल्ड्स में देखें, यहाँ पे आपको रिउगे देखने को मिलेंगे, फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, जो कि जैसे जैसे क्या होगा, आपका चद्दर को आप लपेट दो, जिस चद्दर पे आप बैठे हो या जो आपके घर में बेड पे जो चद्दर बिछा हो उसको थोड़ा सा सिकोड़ दो। अब जब उसको खींचोगे तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ गई। वही चीज यहां भी होती है कि जब इसमें यूरिन भरता है तो ये स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होता है तो ये फोल्ड्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं। उसके अलावा ट्राइगोन की बात करें तो ट्राइगोन हमने क्या देखा कि ये जो आपका एरिया है दैट इज द ट्राइगोन, दैट इज द ट्राइगोन, ठीक है। हालांकि ये ट्रायंगुलर बना नहीं, ये कुछ इस नुमा, ये आपका जो है ट्राइगोन है, जो आपके 2 यूरेटर के ओपनिंग्स हैं और जो आपका यूरेथ्रा है यही आपका ट्राइगोन बनाते हैं, ठीक है। आमतौर पे ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि आप इसको जूम करके दिखाऊं मैं तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे ये आपका ट्राइगोन है। ये देखिए, ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोन, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी ब्लैडर की नेक होती है और ये आपका यूरेथ्रा होता है। मेल में आपका यूरेथ्रा आपका बड़ा होता है, फीमेल में छोटा होता है, और ये एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस है और ये इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है, यहाँ भी आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखने को मिल जाता है,
थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया। मेल्स में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि समय के साथ साथ बड़ा होने लगता है, इनलार्ज होने लगता है, और जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके यूरेथ्रा को दबा देगा, ठीक है, यूरेथ्रा को नैरो कर देता है। इसीलिए जो आपके ओल्डर एज मेल्स होते हैं उनमें उतने अच्छे से यूरिनेट नहीं कर पाते हैं जितना कि यंग कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब वापस से टॉपिक पे चलते हैं। तो ट्रिगोन है हमारे पास, उसके बाद क्या है, इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर है, एक सर्कुलर मसल है जो कि लोकेटेड होता है ब्लैडर के नेक पे, वही कंट्रोल करता है कि कब यूरिन रिलीज करना है इनटू द यूरेथ्रा, और ये इनवॉल्यूंटरीली आपका काम करता है, मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा अर्ज होती है, इसको आप खुद से रेगुलेट नहीं करते, तो ये अपने आप रेगुलेट होता है, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा खत्म हो गया ब्लैडर। अब फिर यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। तो यूरेथ्रा कहाँ से चालू होगा, जो आपका यूरिनी ब्लैडर का नेक होने वाला है वहां से एक्सटेंड होता है और कैरी करता है यूरिन को बॉडी से बाहर। मेल्स में लंबा होता है लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर, और फीमेल में छोटा होता है 3 से 4 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, आप खुद से उसे कंट्रोल करते हैं, जो कि हेल्प करता है होल्ड करने में और रिलीज करने में यूरिन को कब रिलीज करना है और कब होल्ड करना है, उसमें कौन काम करता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। उसके अलावा अगर हम बात करें मिक्सुरेशन की, तो मिक्सुरेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इन्वॉल्विंग रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। यूरिनेशन क्या है भैया, यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें आपको इन्वॉल्व कर दीजिए स्पिंचर के रिलीज को, स्पिंचर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और साथ ही साथ जो ब्लैडर की दीवार है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि आप यूरिन को पास आउट कर पाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द मिक्सुरेशन, ठीक है। ये देखिए, ये आपके ब्लैडर होने वाला है, ये ब्लैडर होने वाला है, ये आपके इंटरनल स्पिंचर, ये जो ब्राउन कलर से दिख रहे हैं, ठीक है, ये इंटरनल स्पिंचर है। उसके बाद ये आपका प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट के पास जो यूरेथ्रा होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जब हम लोग डिटेल लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग यूरेथ्रा के टाइप्स भी देखेंगे, यूरेथ्रा के अलग अलग टाइप्स होते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, बल्बर यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये फिर आपका यूरेथ्रा आगे जा रहा है, ये मेल का है, तो इसमें आपको पेनाइल यूरेथ्रा भी देखने को मिलेगा, फीमेल में हालांकि नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी, और यहाँ पे आपके ये जो है दैट इज द एक्सटर्नल स्पिंचर, यहाँ पे आपके एक्सटर्नल स्पिंचर भी पाया जाता है, जो कि आपको वॉलंटरी होता है, आपके अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आप देख सकते हैं, बहुत ईजी सा डायग्राम है, ठीक है। फिर चलिए आगे चलते हैं, अब यूरिनरी कंडीशन पे चलते हैं। कुछ आपके यूरिनरी कंडीशंस होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आ जाएंगे, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इनमें किसी तरीके का इन्फेक्शन होगा, दैट इज नोन एज द यूटीआई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, किडनी स्टोन्स होते हैं, यानी कि रीनल कैल्कुलाई होते हैं, आपके कैल्शियम से बनते हैं, यूरिक एसिड से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट से बनते हैं, इनके क्रिस्टल्स बन जाते हैं आपके किडनी में, आपके यूरेटर में। इससे आपको बहुत सीवियर बैक या फिर एब्डोमिनल पेन होने लगता है। किडनी के डायलिसिस की भी जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है, किडनी अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हम आर्टिफिशियली उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं, बॉडी के ब्लड को, उसी को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक कंडीशन है दैट इज द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है, यानी जो फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, जिससे कि फिल्ट्रेशन का रेट जो होता है, जो फिल्ट्रेशन होता है वो कम हो जाए, और साथ ही साथ उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसको थोड़ी देर कर लेते हैं। इनकॉन्टिनेंस क्या है, जो आपका यूरिनेशन है उसमें जो वॉलंटरी कंट्रोल है उसकी लॉस हो जाए, मतलब आपके अंडर में, आपके कंट्रोल में ना रहे कि कब आप यूरिनेट करेंगे। कैन अकर ड्यू टू वीक ब्लैडर मसल, ब्लैडर की मसल्स वीक हैं इस वजह से, या फिर नर्व के डैमेज होने की वजह से भी आपको हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ छोटी छोटी आपकी कंडीशंस हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं यूरिनरी सिस्टम में, जो कि हम लोग डिटेल लेक्चर में जानेंगे। ये आपका प्यारा सा किडनी है, आप इसको देख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे आपको स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो छोटे स्टोन्स होते हैं वो तो आमतौर पे ऐसे ही यूरिन के साथ निकल जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टोन होते हैं वो आपको दिक्कत कॉज कर जाते हैं, सीवियर एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता है, या फिर आपको बैक पेन देखने को मिलता है, तो जिसको कि हमें जल्द से जल्द ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पे आपका यूरिनरी सिस्टम हो गया समाप्त, यूरिनरी सिस्टम जो है वो आपका हो चुका है समाप्त। अब थोड़ी सी काम की भी बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई बीएमएस का स्टूडेंट है, या आपके जान पहचान में कोई बीएमएस का स्टूडेंट है, तो आप उसे हमारा बैच रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बैच होने वाला है। यहाँ पे वाई की जगह आई होगा, सी की जगह पे जी होगा, आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं, जो मात्र 1800 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे बीएमएस कोर्स का भी आप बैच ले सकते हैं, जो मात्र 3100 रुपये में देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इन बैचेस को ले सकते हैं और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। इस बैचेस में हम लोग कंप्लीट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पूरी डिटेल में, जितना आपके
सिलेबस में है उसमें हर एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। उसके अलावा हम आपको ये भी समझाएंगे कि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे लिखना कैसे है, उसमें क्या क्या कंटेंट आपको लिखने हैं, कौन कौन से डायग्राम बनाना जरूरी है, कौन कौन सा फ्लो चार्ट, कौन कौन सा टेबल आपको याद करना जरूरी है। उसके अलावा आपके आयुर्वेदा में भी वही सारी चीज़ें चलेंगी, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है, आपको स्टडी मटेरियल, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे और पूरा का पूरा आपको एकेडमिक सेशन आपके फर्स्ट प्रॉप का करवाया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में जो डिटेल्स हैं वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टाटा। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। आप सभी लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें।